डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स का पार्ट है ये, और एसोफेजाइटिस या ओसोफेजाइटिस। हम जानते हैं एसोफेगस जीआईटी का अपर पार्ट में आता है। ये एक ट्यूब है जिसको फूड कैनाल या फूड पाइप बोलते हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें इन्फ्लामेशन होने को हम लोग एसोफेजाइटिस कहते हैं। क्या है ये? जैसा कि हम जानते हैं कि एसोफेगस जो कि लैरिंक्स से होते हुए और एपिगैस्ट्रियम तक ये आता है। एपिगैस्ट्रियम के अपर पार्ट तक ये ट्यूब आता है और इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं फूड पाइप भी बोलते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे मस्कुलरिस लेयर होता है, बाहर में एडवेंटिशिया लेयर, बाहर में एडवेंटिशिया लेयर और उसके बाद मस्कुलरिस लेयर। इसमें बाहर में एडवेंटिशिया लेयर, उसके बाद मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर में दो वेराइटीज का मसल्स होता है। ऊपर में स्केलेटल मसल्स, बीच में मिक्स्ड मतलब स्केलेटल प्लस स्मूथ दोनों, और फिर नीचे में स्मूथ मसल्स। यानी अपर जो 2/3 हो गई उसमें स्केलेटल मसल्स, बीच में जो कुछ होती है मिक्स होती है, फिर नीचे में 1/3 में स्मूथ मसल्स। तो इस तरह से तीन तरह का इसमें मसल्स मिलेगा, एक स्केलेटल, मिक्स्ड एंड स्मूथ। ऊपर में जो मसल्स होता है इसका कुछ बंच होता है और ये बंच बन करके और अपर ऑसोफेजियल एस्फिंक्टर बनाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बनेगा अपर ऑसोफेजियल एस्फिंक्टर, और इसके बाद यहाँ पे स्मूथ मसल्स का बंच बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग लोअर ऑसोफेजियल एस्फिंक्टर। हमें ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं देना है क्योंकि हमें इन्फ्लेमेशन पे चलना है। और इधर में सब म्यूकोसा लेयर और फिर उसके बाद म्यूकस लेयर का लाइनिंग होती है ना। और म्यूकस लेयर का लाइनिंग होती है, कौन सा म्यूकस लेयर? स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू होती है, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू याद रखना होगा यहाँ पे। स्क्वामस एपिथेलियम क्यों रहता है? कि स्क्वामस एपिथेलियम इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर फूड की वजह से फ्रिक्शन बनता है, और फूड की वजह से फ्रिक्शन बनता है, फूड जब पास करता है तो फ्रिक्शन बनता है। और याद रखेंगे कि जहां जहां फ्रिक्शन की बात होती है वहां पर स्क्वामस एपिथेलियम का लाइनिंग होता है ना। ये लोग आगे भी बताएंगे इसके बारे में और भी कुछ अप्लाई। तो स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू वहां पे होती है, और इधर भी आ गया सेम कंडीशन। अब क्या है, इसका पूरा लेंथ जो होता है वो होता है आपको 25 सेंटीमीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। अपर ऑसोफेजियल एस्फिंक्टर, लोअर ऑसोफेजियल एस्फिंक्टर, और इसका हो गया ये बॉडी हो गया ऑसोफेगस का। होता क्या है कि जब फूड यहाँ से आता है तो यह जो एस्फिंक्टर है ये ओपन होता है। उसके बाद यहाँ से फूड ऐसे होते हुए लोअर ऑसोफेजियल एस्फिंक्टर ओपन होता है, और यहाँ से फिर ये फूड जो है वो स्टमक को चलाता है। ये बात तो होगी नॉर्मल बात है, लेकिन अब जो मेन पॉइंट है इसमें कि इसके टिश्यू में इसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं लोग? एसोफेजाइटिस बोलते हैं। ऑसोफेगस में तीन तरह से ब्लड सप्लाई होती है, ब्रांचेज ऑफ थायराइड आर्टरी, ब्रांचेज ऑफ थोरेसिक आर्टरी एंड लोअर पार्ट में गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का ब्रांचेज आती है यहाँ पे। तो तीन जगह से इसका ब्लड सप्लाई होती है, तीन पार्ट से, थायराइड से, थोरेस से और प्लस स्टमक से। तो इसके किसी भी पार्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक में कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इस इन्फ्लामेशन के होने के कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑसोफेजाइटिस। यानी कि ऑसोफेगस टिश्यू में इन्फ्लामेशन होने को बोलते हैं लोग एसोफेजाइटिस। तो इन्फ्लामेशन कैसे होगा? जैसे इन्फ्लामेशन जैसे हम देख चुके हैं किसी भी तरह से, जैसे यहाँ पर कोई भी इन्फ्लामेशन का जो कंडीशन है वो सेम कंडीशन आती है। जैसे यहाँ के करेक्शन को अगर हम लोग यहाँ से करेक्शन से अगर यहाँ कर दें तो कैसे हो जाएगी? ये फाइब्रस जो बाहर में एडवेंटिशिया टिश्यू है और उसका मस्कुलरिस टिश्यू है, यहाँ पे मस्कुलर हो जाएगी यहाँ पे। और जब इन्फ्लामेशन होगी तो यहाँ पर ये होगी आपका जनरली सबम्यूकोसा, यहाँ पे हो गई आपका म्यूकस लेयर जिसमें आपको स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होती है, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स हो गए, ब्लड वेसल डायलेट होंगे, यहाँ पे एक्जुडेशन होगी, वहाँ पे एक्जुडेशन होंगे, और पूरा जितना इन्फ्लामेशन का प्रोसेस है वो टोटल प्रोसेस होगी यहाँ पे। तो यानी कि इन्फ्लामेशन के समय जो ऑसोफेगस का वाल है यह मोटा हो जाएगी यहाँ पर, और उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ऑसोफेजाइटिस। एक्जुडेशन भी होगी। और अब क्या बात है, पहले तो चले हम लोग बात इसमें क्यों कॉज क्या होती है।
तो इसके लिए सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज होती है वो है GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर्स यानी डिजीज। तो बार बार क्या होती है कि यहाँ से अगर बार बार स्टमक का कंटेंट अगर ऊपर की तरफ आएगी, अगर इसको ना बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, यानी कि यहाँ से बार बार अगर आती है यहाँ पर सब्सटेंस, तो उस कंडीशन से एसिडिक मटेरियल के कारण यहाँ पर सेल जो होता है वह इरोजन होगी और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन डेवलप करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है उसमें GERD होती है, सबसे कॉमनेस्ट इन्फ्लामेशन में। दूसरा, अगर इसमें ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा क्या चीज का होगा, जैसे राइस ट्यूब डाल रहे हैं ऊपर से, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या राइस ट्यूब जब डालते हैं तो राइस ट्यूब के इंसर्शन के समय हो सकता है कि इसमें ट्रॉमा हो। नेक्स्ट होती है डायग्नोस्टिक कंडीशन, जैसे इंडोस्कोपी करते समय इंडोस्कोपी का जो ट्यूब है उस ट्यूब से क्या हो सकता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, इंजुरी हो सकती है, तो उसके कंडीशन उसकी वजह से भी इसमें यानी कि इंडोस्कोपी ट्यूब से भी हो सकता है, राइस ट्यूब से हो सकता है। दूसरा, कोई हार्ड फूड हो गया, हार्ड फूड जैसे कि मान लिया मछली उछली खाते हैं सपोज दैट, तो उसका स्टिंग वगैरह से भी क्या हो सकती है, इन्फ्लामेशन डेवलप कर सकती है। कोई फॉरेन बॉडी इनहेल कर लिया हो, जैसे कोई क्वाइन वगैरह इनहेल कर लिया है, कोई फॉरेन बॉडी इनहेल कर लिया है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकती है, इन्फ्लामेशन होगी। तो हार्ड बॉडी हो गया, क्वाइन वगैरह हो गई। इसके बाद हॉट डाइट हो गई, अगर हॉट डाइट, हॉट फ्लूइड, ये सब कंडीशन से भी डायरेक्ट इंजुरी होगी या इन्फ्लामेशन होगी। उसके बाद लार्ज बोलस, अगर बड़ा बोलस अगर लार्ज होगी उस कंडीशन में भी इसमें इन्फ्लामेशन होगी। उसके बाद कफिंग, प्रोलॉन्ग कफिंग होने के कारण भी ऑसोफेजाइटिस होने के चांसेस होती है, क्योंकि वह ट्रेकिया से डायरेक्ट अटैच हो जाती है। तो इस तरह से, या फिर कोई थोरेसिक डिसऑर्डर्स, थोरेसिक ऑपरेशन हुआ, ये सब कंडीशन से भी इन्फ्लामेशन होती है। तो ये जो हम लोग देख लिए, तो इसमें इन्फ्लामेशन का क्या क्या कारण बहुत सारे देख लिए, राइस ट्यूब डालने से, इंडोस्कोपी यूज करने से, फूड के कारण, हार्ड फूड के कारण, अल्कोहल इंटेक, कंसंट्रेटेड अल्कोहल यूज करने से भी क्या हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है। तो ये सब जो कॉज देख रहे हैं इसमें, ये सब कारण से ऑसोफेगस में इन्फ्लामेशन होती है। अब बताते हैं हम लोग कि इसमें इफेक्ट क्या हुआ। तो इफेक्ट में समझ में आ गया पैथोलॉजी में कि इसमें जो इन्फ्लामेशन होगी, इन्फ्लामेशन से यहाँ पे एक्सुडेशन होगी, वाल मोटा हो जाएगी, वाल मोटा होने से क्या होगी, रास्ते क्या हो जाएंगे, इसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे, रास्ते नैरो हो जाएंगे यहाँ पे। और दूसरा, ये ट्रैकिया को भी कंप्रेस करेगा, तो क्योंकि पोस्टीरियर ऑसोफेगस जो होती है, ऑसोफेगस के इंटीरियर पार्ट में क्या होता है, ट्रैकिया, तो उसकी वजह से क्या होगी कि जो ट्यूब का जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो हो जाएगी, या तो लूमेन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, अब फूड आसानी से पास नहीं करेगी इसमें। तो यह कंडीशन आ गई। अब जो सिम्टम क्या मिलेगा इसमें, तो सबसे पहला सिम्टम क्या होगी, पेशेंट खाना खाएगा और तुरंत बाहर निकल जाएगा, रिगर्जिटेशन होगा। दूसरा, निगलने में नहीं बनेगा, डिस्फेजिया होगा पेशेंट के साथ, है ना, खाना निगलने में नहीं बनेगा। और सो फेजाइटिस हुआ तो कैसे निकलेगा वो, क्योंकि इसी यहाँ पर क्या होगी, जैसे स्फिंक्टर ओपन होगी दर्द स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद बार बार रिफ्लक्स होगी, हार्टबर्न होगा, वोमिटिंग होगी, पेशेंट को हो सकता है वोमिटिंग भी हो, लेकिन रिगर्जिटेशन तो होगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन से हार्टबर्न होगा, हैवीनेस इन चेस्ट, चेस्ट पेन होगा ही, क्योंकि एसोफेगस है यहाँ पे, तो चेस्ट पेन भी होगा, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन जनरली देखने को मिलता है। इसके बाद एपिगैस्ट्रियम में भी पेन रेफर हो सकता है, एपिगैस्ट्रियम में भी आ सकता है। उसके बाद एनोरेक्सिया, फीवर, तो ये सब बॉडी एक, तो ये सब कंडीशन देखने को मिल जाता है। तो क्या ये सब पेन से लेकर के और फीवर तक ये सब पेशेंट को मिलता है। अगला क्या आता है इसमें, साइन, अगर ऑसोफेजाइटिस हुआ तो क्या मिलेगा साइन में, तो ऐसे कोई भी साइन देखने को नहीं मिलता है। एपिगैस्ट्रियम में सिर्फ पाल्पेशन हो सकता है, एपिगैस्ट्रियम पाल्पेशन, यहाँ पे जो टच करेंगे तो टेंडरनेस मिल सकता है, पाल्पेशन हो सकता है। दूसरा, टैकीकार्डिया मिल सकता है। इसके अलावा कोई साइन नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि यह स्टर्नम के बीच अंदर में है, इसलिए बहुत जल्दी साइन को नहीं मिलता है। नेक्स्ट आते हैं फिर इसमें कॉम्प्लिकेशन। ऑसोफेजाइटिस हुआ तो क्या क्या हो सकता है, तो वहां पर क्या हो सकता है, ऑसोफेजियल डायवर्टिकुलम हो सकता है, ऑसोफेजियल कार्सिनोमा हो सकता है, क्रोनिक ऑसोफेजाइटिस में चेंज कर सकता है, ऑसोफेजियल परफोरेशन हो सकती है, या वहां पे थोरेसिक इन्फ्लामेशन हो सकती है ना। तो इस तरह से ऑसोफेजाइटिस का एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो ऐसा क्या हो सकता है, तो पहला तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है कि GERD हो जाएगी, है ना, उसका ऑसोफेजियल डायवर्टिकुलम हो जाएगी, एक्लासिया कार्डिया हो जाएगी, या फिर लेरिंजाइटिस हो जाएगा, फेरिंजाइटिस हो जाएगी, ये सब क्या हो जाएगी इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब जो बात आती है इसका कि इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, तो अब तो इंडोस्कोपी ही तो मेन बच गया ना, क्योंकि चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो क्लियर पता नहीं चलेगी। अगर बेरियम मिल एक्सरे कराएंगे इसमें भी क्लियर पता नहीं चलेगी। बेरियम मिल कराते हैं, बेरियम मिल करा सकते हैं, लेकिन बेरियम मिल से क्लियर पता नहीं चलती है ना। यही होगा कि बेरियम मिल लेगा ही नहीं, हो सकता है कि वो बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाए।
तो बेरियम मील से भी कुछ पता चल सकता है, लेकिन क्लियर पता नहीं चलता। दूसरा हो गया आपको इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी बता देता है कि आपको ये इन्फ्लामेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लैरिंगोस्कोपी, इससे भी पता किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते कि ऑसोफेगस अपर पार्ट में इन्फ्लामेशन हो तब बताएंगे, लेकिन अगर मिडिल पार्ट में होगा, लोअर पार्ट में होगा तो इंडोस्कोपी से ही पता लगा सकते हैं। इसके बाद बाकी कोई डायग्नोसिस नहीं है। हाँ, चेस्ट एक्सरे अगर एक्सरे चेस्ट का अगर बाय सीटी स्कैन कराते हैं तब उस कंडीशन में एसोफेजाइटिस मिल सकता है। बाकी टीएलसी कराएंगे तो बढ़ा हुआ मिलेगा, और डीएलसी में न्यूट्रोफिलिया मिलता है। तो यह भी एक प्रकार का नॉन स्पेसिफिक जांच है, स्पेसिफिक तो है नहीं, लेकिन करा के देख सकते हैं। मैनेजमेंट पे आते हैं कि इसका हम लोग मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, हम लोग राइस ट्यूब डाल करके डायरेक्ट हम लोग फ्लूइड टेक कराएंगे, या फिर लिक्विड डाइट देंगे, हॉट डाइट से अवॉइड करेंगे, है ना। उसमें जब भी देंगे तो वार्म नॉर्मल जो टेम्परेचर का डाइट होगा वही देंगे, नहीं तो क्या होगी, पेन और बर्निंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें सिम्टम में बर्निंग भी आता है इसमें, है ना। बर्निंग सेंसेशन, रेट्रोस्टेरनल बर्निंग सेंसेशन मिलता है। तो ये सब मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग। फ्लूइड डाइट ही मेनली देते हैं इसमें हम लोग, नॉर्मल डाइट देते हैं हम लोग। ये था। अब इसके बाद अगर मतलब मेडिसिन अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है, बेलाडोना ब्राउनिया बेस्ट मेडिसिन आता है इसमें, नक्सवंका भी चलाते हैं, कालोवेज भी चलाते हैं, ये मेडिसिन आता है। और एलोपैथी में अगर वो एंटीबायोटिक मेडिसिन इसमें चलाई जाती है। तो ये था मेरा ऑसोफेजाइटिस। बाकी बातें हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।